हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डाइस के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। डाइस आपके रीजनिकल पार्ट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसे आप रीजनिंग का कोर टॉपिक भी बोल सकते हैं। और जितने भी वनडे एग्जाम हैं उससे 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि डाइस है क्या। देखिएगा, अगर मैं सिंपल डाइस की बात करूं तो डाइस को बोला जाता है इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। इसे 3D फिगर बोला जाता है। क्लियर है? 3D कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझना। ये देखिए, 3D कहने का मतलब जिसमें आपके पास 3 टर्म्स हो, इसमें लेंथ होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए। कुछ इस तरह से मैं फिगर से शो आउट कर देता हूं। ये देखो, ये हमारे पास एक डाइस है। क्लियर है? जिसमें आपके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। क्लियर हो गया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि डाइस क्या है तो आप सीधा सिंपल से बोलेंगे कि इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। ये एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। क्लियर है? लेकिन कंडीशन क्या है कि ऑल मस्ट बी इक्वल। ये सब के सब इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुए तो आप ये डाइस की जगह आप इस तरह का एक फिगर बना लेंगे जिसे क्यूबॉइड बोला जाता है। तो ये लेंथ, विड्थ और हाइट तो इसमें भी है और 3 डायमेंशनल फिगर भी है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अनइक्वल है, इसे क्यूबॉइड बोला जाता है। और एक चीज और बता दूं कि जब हम इसे डाइस लिखते हैं ना तो ये रीजनिंग का पार्ट हो जाता है, लेकिन जब इसी पार्ट को मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ेंगे तो उसे उस केस में क्यूब बोला जाता है, जिसे घन बोल लेते हैं आप। बात समझे? और जहां मैथमेटिकल है वहां कैलकुलेशन है। तो इसी पार्ट को जब रीजनिकल टर्म्स में जोड़ा गया तो इसे डाइस बोल देते हैं और यहाँ पे हमें कैलकुलेशन जैसे किसी भी टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर है? तो अब आप समझ गए कि डाइस क्या होता है, कि डाइस 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं। क्लियर? और तीनों इक्वल होना चाहिए। अब जैसे हमने डाइस बनाया तो डाइस के साथ कुछ फीचर्स इसके जुड़ जाते हैं। इनमें से पहला फीचर्स है जिसको बोला जाता है सरफेस, जिसे सतह बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, अब सतह क्या होता है। सतह बोला जाता है कि इसके अगर 4 लाइन से कोई एरिया घिरा होता है ना, उसी को आप सरफेस बोलते हैं। जैसे द एरिया विद इन द 4 लाइन्स, उसी को सरफेस बोला गया। तो अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो 1, 2, 3 ही दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है तो इसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स आपको विजिबल नहीं होता है। तो इसलिए इसमें टोटल 6 सरफेस, एक सामने होगा, एक पीछे, 2, एक ऊपर और एक नीचे, 4, एक बाईं और एक दाईं ओर। तो इसमें सरफेस 6 है। क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से बनेंगे। अब आइए नेक्स्ट टर्म्स की बात करूं तो जिसमें इसमें होता है हमारे पास कॉर्नर, जिसे आप हिंदी में कोण बोलते हैं। अब कॉर्नर क्या होता है कि जब आप सिंपल समझिए कि अगर कोई 2 लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके बीच के एरिया को आप कॉर्नर बोलेंगे। हाँ, मिनिमम 2 लाइन कॉर्नर होने के लिए जरूरी है। अब इसमें 3 लाइन भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉर्नर है। अभी मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर भी कॉर्नर है, ये सारे कॉर्नर है, लेकिन कुछ कॉर्नर तो इसके पीछे भी होंगे जैसे आप देख नहीं पा रहे। तो ऐसा करते हैं कि हम इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बना दें कि पीछे वाला भी पार्ट हमें दिखाई दे दे। तो कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर इसी फिगर का मैं पीछे वाला पार्ट दिखा रहा हूं। चूंकि ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, यहाँ पे हम चीजों को थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो ही काम बनेगा। देखिए, ये फिगर कुछ इसी तरह से होगा। क्लियर है? अब इसमें कॉर्नर आप काउंट कर सकते हैं। देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल कॉर्नर कितने हैं हमारे पास? 8। नेक्स्ट बात करूं जिसमें हमारे पास आता है जिसे बोलते हैं एजेज, जिसे हिंदी में किनारा बोला जाता है। एजेज बोला जाता है टोटल नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय विच अ क्यूब विल बी मेड, या फिर डाइस विल बी मेड। कुल सीधी रेखा कितनी है जिससे एक पासा बनाया जा सकता है, उसी को एज या किनारा कहते हैं। तो देखिएगा, इसमें टोटल कितने लाइन लगे हैं? 4 इसको सामने बनने में लगे होंगे, 4 इसके पीछे बनने में। टोटल कितने होंगे हमारे पास? 8 और 4 इसको ऐड करने में। ये देखिएगा, तो टोटल किनारा कितना हो गया हमारे पास? 12। तो ये हमारे पास डिफिनेशन हो गया कि डाइस होता क्या है, मैंने वो दिखा दिया, और उसके फीचर्स क्या है। और इन नंबर्स का यूज अभी मैं जब इसी टॉपिक में क्यों पढ़ाऊंगा, इसे कट करने के लिए, तो इन्हीं नंबर्स का यूज किया जाता है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डाइस देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे टाइप्स ऑफ डाइस का। देखिए, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं, क्योंकि हमारा सिलेबस यही है और यहां से हमारे पास 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला होता है हमारे पास सिंगल डाइस से क्वेश्चन रिलेटेड, दूसरा हमारे पास होगा डबल डाइस, तीसरा हमारे पास होता है मल्टी डाइस, और चौथा हमारे पास होता है ओपन डाइस। क्लियर है? तो ये हमारे पास 4 टाइप से ओवरऑल पूरा डाइस में इन्हीं 4 तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इन्हीं 4 से पूछे जाते हैं। तो हम सब के बारे में 1 बाय 1 आने वाली वीडियो में पढ़ते रहेंगे। देखना, तो अब
डाइस का सेकंड पार्ट है कि इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं, देखिएगा अब टाइप्स डायरेक्टली नहीं बनाया गया, इसके बनाने के भी कुछ नियम थे। वो कैसे, जरा ध्यान से मिलना कि जब आप एक सिंगल डाइस की बात कर रहे थे, देख लीजिए कि हमारे पास एक डाइस है। अब ये डाइस को देखें तो इसके सारे सरफेस फिलहाल आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं कि सब में एक जैसे हैं। आप जरा खुद सोचो कि अगर आप इस सरफेस को देख रहे हो और मैंने 1 सेकंड के लिए कहा कि अपनी आंखें आप बंद करो और मैंने तब तक इसे पजल कर दिया, तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि जिस सरफेस को आप देख रहे थे उसी सरफेस को वापस बता पाएंगे? तो ऐसा करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो अब यही प्रॉब्लम इसके साथ भी था कि हम कौन से सरफेस के साथ काम कर रहे हैं, कौन से नहीं। तब इसमें काफी कंफ्यूजन होने लगा। तो लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं ना, इसके अंदर कुछ भर देते हैं। तो लोगों ने फिर दूसरी बात ये आ गई, तो भरे क्या? तो कुछ लोगों ने बोला कि सर इसमें नंबर भर देते हैं, नंबर भर दे तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। नंबर कहां तक भर सकते हैं? ये देखो 6 सरफेस है, हमें पता है, तो नंबर 1 to 6 ही भरा जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा एज इट इज अगर मैं चाहूं तो कुछ लोगों ने कहा कि सर जब मुझे मार्क ही डालना है तो नंबर क्यों डालूं, मैं इसमें कुछ कलर डाल दूं तो इससे भी पता चल जाएगा कि मैं आगे रेड रख दूं, इधर येलो लिख दूं। तो यानी कि आप इसमें रेड, येलो जो मर्जी हो वो कलर भी डाल सकते हैं, पिंक, ये इस तरह से आप कलर डाल सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सर मैं इसमें सिंबल डाल दूं तो क्या प्रॉब्लम है? तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डाल दीजिए, जैसे कि हैश हो गया, एरो हो गया, इक्वल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, इस तरह से। तो हमारे सिलेबस में इतने तरह के डाइस का क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और इसी नंबर को अगर लूडो के डाइस के अकॉर्डिंग बात करूं ना, तो इसको पॉइंट में लिखा जाता है, ये 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है। 4 को इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन दिखेंगे जहाँ पे नंबर की जगह पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो लूडो डाइस की तरह होता है। एज इट इज इसमें बात करें तो ये इस तरह से और ये 6 इस तरह से दिखाया जाता है। क्लियर है? अब देखना, जब कलर और सिंबल डाइस की बात की गई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता, क्योंकि कलर का कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है कि पहला रेड ही आना है या ब्लैक आना है, ऐसा कुछ नहीं था, ना ही सिंबल का था। लेकिन बात आ गई नंबर के केस में, नंबर का अपना एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। क्लियर है? और इसी के बेस पे डाइस में टाइप बांटा गया। देखिएगा ये काफी इंटरव्यू का भी क्वेश्चन होता है, जैसे आप कोई काफी एग्जाम देंगे जहां इंटरव्यू का सेशन होता है तो वहां इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोला जाता है कि टाइप्स ऑफ डाइस कौन से बेसिस पे बनाया गया, तो याद रखिएगा वो हमेशा नंबर बेसिस पे बनाया जाता है, ना कि कलर और ना ही सिंबल के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि कलर और सिंबल का पर्टिकुलर कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होता, लेकिन इसका होता है। तब लोगों ने कहा कि आपने बोला कि इसको नंबर भरना है, तो नंबर कैसे भरे? तो कुछ लोगों ने कहा कि जैसे कि मैं इसमें रूल से नंबर भर दूं, कुछ रूल लगा के, जैसे कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप जैसे एक मैं यहाँ डाइस ले लूं, आप ऐसा कर रहे हैं कि आप 1 ले रहे हैं, फिर यहाँ से नंबर 2 नंबर को यहाँ से पिक कर रहे हैं, 2 डाल रहे हैं, एक 3 डाल रहे हैं। क्लियर है? तो आपने एक रूल का तो फॉलो किया इंक्रीजिंग ऑर्डर का। लेकिन एक छोटा बच्चा को बोल दो कि बेटा इसमें नंबर भर के दिखाइए, तो वो कुछ भी नंबर ले लेगा, रैंडमली ये लीजिए ऐसे ले लेगा, उसको तो मतलब है नहीं। तो इसी पे बेस पे आपको टाइप्स ऑफ डाइस बांटा गया कि जब लोगों ने बोला कि जब नंबर, याद रखना टाइप्स ऑफ डाइस सिर्फ नंबर के बेस पे होता है, कलर और सिंबल के बेस पे। कुछ लोगों ने कहा कि मैं इसमें रूल के साथ नंबर भरूंगा और जो रूल होगा उस रूल के अकॉर्डिंग जब डाइस बनेगा तो उसे बोला गया स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में मानक पासा बोलते हैं। बात समझ में आया? तो ये कंप्यूटर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में लेके चलना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट अगर मैं बात बोलूं तो कुछ लोगों ने बोला कि मैं रूल को क्यों मानूं, यानी कि कुछ लोगों ने इसे विदाउट रूल भरने की कोशिश की, और जिन लोगों ने ऐसा माना क्योंकि हमें भरना था तो हम क्यों रूल को माने, आपने नहीं कहा है, तो इसीलिए ऐसे डाइस को बोला गया नॉर्मल डाइस, जैसे हिंदी में साधारण पासा बोलते हैं। बात समझा? अब ये रूल क्या है, इसे ही 1 by 1 जानना हमारे सिलेबस का पार्ट है। क्लियर? अब हम पहले स्टैंडर्ड डाइस को पढ़ लेते हैं, फिर नॉर्मल डाइस की ओर चलते हैं। स्टैंडर्ड डाइस में हमें पता है कि किसी रूल के थ्रू इधर भरा गया, तो रूल क्या था जरा ध्यान से देखना। इसका डिफिनेशन यहीं से बनके तैयार हो जाएगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डाइस डाला, ठीक है, बोला गया है कि आपके पास इतने नंबर्स हैं, 4, 5, 6 इतने नंबर हैं, आप जहां मर्जी हो एक डालो, नो प्रॉब्लम। शुरुआत में आप जहां मर्जी हो एक डाल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे आप उसी नंबर को डालेंगे जिससे पहले और पीछे के सतह का एडिशन 7 हो जाए। क्या क्लियर है? यानी कि इसके डिफिनेशन की अभी बात करूं, द एडिशन ऑफ, देखिएगा, एडिशन ऑफ 2 अपोजिट सरफेसेस इज इक्वल टू
टू 7 ये होना चाहिए, यानी दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन है। तो यानी अब रूल बनाया गया, जहां मर्जी हो आप एक डाल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे आप इसी नंबर को डालेंगे जिससे कि ये 7 में बदल जाए। तो आप एक सामने डालते हैं तो पीछे क्या होना चाहिए 6। एडिटिव जहां मर्जी हो 2 डाल, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके पीछे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप उसी नंबर को डालेंगे कि जिससे आगे पीछे का एडिशन 7 हो जाए। तो क्या हो जाएगा आंसर 5। एज इट इज 3 हो जाए तो इसके पीछे हम 4 डालेंगे। तो ये हमारे पास रूल बनके तैयार हो गया कि इसका रूल क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है। द एडिशन ऑफ टू अपोजिट सरफेसेस, याद रखना दो विपरीत सतह का योग 7 हो जाए तो ऐसे डाइस को ही हम स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। तो इसके उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रूल कहता है कि जहां मर्जी 1 डालो या 6 डालो, पीछे 7 लाने के लिए हमें जिस नंबर की रिक्वायरमेंट है होगा मैं उसी को भरूंगा। जहां मर्जी 2 डालो उसके पीछे 5 होगा, 3 और 4। तो ये हमने स्टैंडर्ड डाइस के बारे में जाना कि स्टैंडर्ड डाइस क्या है। अब देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे बनाए गए, इसे भी समझ लीजिए। देखना, अगर मैं इसके क्वेश्चंस की बात करूं तो देखिएगा, क्वेश्चन और डाइस में हमेशा एक ही तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, बट विद द अपोजिट वैल्यू। किसी भी सरफेस का अपोजिट वैल्यू क्या होगा, यानी सामने की सतह में ये है तो विपरीत सतह पे क्या होगा, यही पूछा जाता है। अगर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया, देखिए, और इसके पीछे कुछ नंबर डाल दिए, 4 है, 5 है और मान लीजिए 6 मैंने डाल दिया, और आपसे पूछ लूं कि बताइए 4 के विपरीत में क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिए। यहीं पे बच्चे गलत कर जाते हैं कि वो बगैर देखे यहाँ बोल देते हैं सर आंसर 3 होगा, लेकिन फिलहाल आप ऐसे आंसर 3 नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 4 के पीछे 3 है, आपने तो देखा नहीं। हाँ, 4 के पीछे 3 तभी हो सकता है जब तक हम स्टैंडर्ड डाइस को पहचान ना लें। तो इसलिए अगर मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया होता ना, 6 की जगह 2 डाल दिया होता तो आप पूरी तरह से गलत हो जाते। तो याद रखना कि जब भी हमारे पास डाइस का सिंगल डाइस का क्वेश्चन होगा तो हमें ये चेक करना कंपलसरी है कि डाइस स्टैंडर्ड है या फिर नॉर्मल। क्यों? क्योंकि आप 4 के पीछे 3 होगा ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, और 4 के पीछे आप 3 तभी बोल सकते हैं। देखना, 4 के पीछे 3 तभी बोल सकते हैं जब दिया गया डाइस स्टैंडर्ड होगा। यानी तो कहने का मतलब सीधा सा है कि पहला काम टू आइडेंटिफाई द डाइस। तो यानी कभी भी स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे तो पहला काम इसका क्या होता है हमारे पास, इसकी आईडी यानी इसकी पहचान को जानना। क्लियर है? जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते। अब देखिएगा पहचान क्या कहता है, इसे समझिएगा कि हम एक कोई डाइस ले लेते हैं। यहां पर देखना, इसमें मैं ABCD भर रहा हूं, ABCD की जगह आप कोई नंबर ले सकते हैं। तो रूल क्या कहता है कि पीछे क्या होगा हमें नहीं पता, यानी पीछे कौन लोग हैं उसके बारे में नहीं पता। अब कौन लोग होंगे नहीं होंगे आप सामने वाले से पूछ लीजिए। कहने का मतलब क्या है कि क्लास में कोई मान लिया जाए 5 लोग हैं, ठीक है। अब मैंने किसी को भेजा और पूछा कि भाई क्लास में कौन कौन है, तो जाने वाला क्या करेगा कि सामने वाले को पहले काउंट कर लेगा कि हाँ ये लोग आए हुए हैं, तो पीछे जो रह गए वो नहीं आए हुए। वही काम होता है, एज इट इज वही रूल यहाँ पे लगाएंगे। आप किसी 2 सरफेस को जोड़ लेंगे। क्लियर? हमें क्या कहता है कि पीछे के सतह से 7 होगा, तो ऐसा करते हैं हम सामने वाले से पूछ लेते हैं। तो किसी भी 2 सतह को जोड़िए, A+C या A+B या B+C। तो अगर इन तीनों को जोड़ने से याद रखिएगा 7 नहीं आता है, ये चीजें ध्यान में रखना कि 7 कहाँ आना चाहिए, पीछे। लेकिन जब मैंने तीनों को जोड़ा तो किसी ने नहीं बोला कि मेरे सामने 7 है, तो ऑटोमेटिक क्या है कि अगर 7 सामने नहीं है तो 7 कहाँ होगा, पीछे। तो बस यही रूल लग जाता है इसके आईडी के लिए, क्योंकि आपके पास पीछे क्या नंबर है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो सामने नंबर है उससे आप चेक करना। किसी 2 सरफेस को जोड़ेंगे आसपास के, अगर किसी में भी 7 नहीं आया तो ऑटोमेटिक है कि इसका आंसर होगा कि अपोजिट सरफेस पे 7 होगा। इसको इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग के टर्म्स में भी जानते हैं। जैसे अगर मैं कॉइन टॉस करूं, अगर मेरा डायरेक्टली हेड आया तो मैं आपको बोल दूंगा कि मेरा हेड है, तो आप समझ गए। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मेरा टेल हेड नहीं आया तो आपको समझ में आ गया कि मेरा टेल है। वही काम यहाँ पे है कि मैंने पीछे क्या कौन सा वैल्यू होगा नहीं पता, तो हम सामने से जोड़ के पता कर लेंगे कि अगर 2 वैल्यू को जोड़ने से 7 नहीं आता है, इसका मतलब 7 पीछे की वैल्यू से आएगा, और 7 जैसे पीछे की वैल्यू से आएगा तो आपको पता चल गया कि दिया गया डाइस जो होगा वो स्टैंडर्ड होगा। क्लियर है? और जैसे स्टैंडर्ड होगा तो आप इसी रूल को लगाने के लिए तैयार हैं। तो इन बातों को ध्यान में लेके चलिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाता है। एज इट इज हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाने से पहले इसके दोनों पार्ट को ऐड करेंगे। 6 4 ये हो गया 10, 5 4 ये हो गया 9, 6 5 कितना हो गया 11। देखिएगा इन तीनों को जोड़ने से किसी में भी 7 नहीं आया, और जैसे 7 नहीं आया तो आपको पता चल जाएगा कि 7 तो पीछे होगा, यानी कि दिया गया डाइस स्टैंडर्ड डाइस है।
और जैसे पता चल गया कि स्टैंडर्ड डाइस है तो ये वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब आप टोटली फ्री हैं कि 4, क्योंकि आप पता चल गया स्टैंडर्ड डाइस है तो 4 के पीछे हमेशा 3 ही होगा, ये इसका रूल बन के तैयार हो गया। समझ में आया? तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस का पहला टर्म्स मैंने बताया कि इसका डिफिनेशन क्या होता है कि अपोजिट एडिशन ऑफ 2 अपोजिट सरफेसेस मस्ट बी 7, यानी कि एडिशन इक्वल टू 7 होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमने ये रूल बना लिया, ठीक है। और अब यहाँ देखिएगा, अगर जब भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखना पहले क्वेश्चन पे सोल्यूशन पे मत जाना जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि दिया गया डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल। स्टैंडर्ड होगा तो ही हम ये इसके पीछे 4 के प्रति 3 का रूल लगाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसकी पहचान को चेक किया। पहचान करने के लिए क्या करेंगे, हम आसपास के किसी भी 2 सतह को जोड़ लेंगे। अगर किसी में भी 7 ना आए तो पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड है, क्योंकि सामने 7 नहीं आने का मतलब सीधा सा रूल है कि 7 पीछे आएगा, और जैसे 7 पीछे होगा तो ये वाला डिफिनेशन अप्लाई हो जाएगा, और इस डिफिनेशन से आपको पता चल जाएगा दिया गया डाइस स्टैंडर्ड है, और तब आप रूल लगा लेंगे। समझ में? तो ये हमने कंप्लीट डिफिनेशन देखा कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। अब आइए नॉर्मल डाइस के साथ करते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा, अगर मैं अब नॉर्मल डाइस की बात करूं तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि द एडिशन ऑफ 2 अपोजिट सरफेसेस इज नॉट इक्वल टू 7। देखिएगा, अब यहाँ पे उसका उल्टा हो जाता है। देखिएगा, यहाँ पे नॉर्मल डाइस का कुछ डिफिनेशन कॉन्ट्राडिक्शन में आता है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफिनेशन हम मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के केस में नॉर्मल डाइस आ सकता है। कैसे, अभी मैं आपको उसे प्रूफ भी दिखा दूंगा, लेकिन आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ लेना कि आपको ये समझना है कि अब इसके अपोजिट सरफेसेस का जो एडिशन है वो 7 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ देखना, अगर मेरे पास इतने कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर सरफेस में इस नंबर को भरना चाहूं, आप एक यहां डाल दे, आपकी मर्जी हो, 6 यहां डाल दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा। रीजन क्या है कि ये विदाउट रूल है, एक बच्चे कोई भी नंबर कहीं भी डाल सकता है, और यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू डाल दूं, मान लिया जाए 2 डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन रूल होता तो अब 1 के सामने 6 नहीं डाल सकते, तो उसे पीछे ही डालते। तो अब इस केस में देखिएगा, द एडिशन ऑफ 2 अपोजिट सरफेस इज नॉट इक्वल टू 7 हो जाए तो ऐसे डाइस को आप नॉर्मल डाइस कहेंगे, जैसे कि ये है। अब देखना, ये तो सामने से ही 7 हो गया, तो ये तो यहीं पे वॉल्यूशन हो गया, तो इस टाइप के डाइस को हमारे पास नॉर्मल डाइस कहता है। तब अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अगर ये नॉर्मल डाइस है, तो क्वेश्चन आपको पता है कि यहाँ से एक ही चीज पूछा जाता है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। बात समझ में आया? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 1 के पीछे क्या होगा, तो पहला काम फिर से हम करेंगे कि दिया गया डाइस को हम पहले चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 के पीछे डायरेक्टली 6 बोल दे। क्यों? क्योंकि तो आपको पता है कि ये रूल तभी लगा सकते हैं जब ये डाइस स्टैंडर्ड होगा। तो अब ये डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है, फिर से हमें ये चेक करने की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे, तो जरा ध्यान से देखना। इसकी आईडी या पहचान की बात करें तो फिर रूल क्या कहता है कि आप फिर से एक डाइस ले लीजिए और इसके सरफेस में कुछ भी पुट कर दीजिए। जैसे मैं ए, बी और सी बात करूं, तो आप फिर से क्या करेंगे, इसके किसी भी 2 सरफेस को जोड़ लेंगे, ए बी, बी सी और सी ए को, ठीक है। इनमें से जोड़ने से याद रखना, किसी एक में भी, मैं यहां लिख देता हूं, किसी एक में भी 7 आ जाए, ठीक है, एनी ऑफ देम, किसी से भी आपके पास अगर 7 आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 7 पीछे नहीं आना चाहिए, तो सामने तो आना ही चाहिए, तो इसलिए हमें पीछे कौन सी वैल्यू होगी हमें नहीं पता, लेकिन आप सामने चीज से चेक करेंगे कि यहां देखिएगा कि किसी एक से भी अगर 7 आ जाए तो याद रखिएगा दिया गया डाइस हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि साधारण। क्लियर है? तब अगर आपको पता चल जाए कि दिया गया डाइस साधारण है और आपको पता है कि ये तो विदाउट रूल है, इसमें कुछ रूल नहीं लगा सकते, तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको ट्रिक जरूर बताऊंगा। अब इस वाले केस की बात करें तो जोड़ के देखिए, 2 और 1 कितना हो गया 3, 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 और 1 हमारे पास कितना हो गया 7, 1 तो आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये कितना है 7, तो इससे पता चल गया कि दिया गया डाइस जो है हमारे पास नॉर्मल है। क्लियर है? अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया, पहले हम एट अ टाइम में फर्स्ट टाइम में देख के आप इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं कि दिया गया डाइस नॉर्मल ही होगा। क्लियर है? तो उसके लिए हम चेक करेंगे इन आईडी को चेक करके कि किसी 2 सरफेस को जोड़ें और आंसर बता देंगे। ठीक है, तो पहला काम हमने देखा, तो यहाँ से 1 में 7 आ गया तो पता चल गया ये नॉर्मल है, और अब 1 के अपोजिट निकालने के लिए आपके पास कोई रूल नहीं है। तब यहाँ पे कुछ बिक्विस्ट मेथड है, उसे देख लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। हमारे से पूछा गया इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखना कि बताइए 1 के अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। मतलब क्या है कि आपको 1 के पीछे निकालना है क्या होगा।
तो इसे निकालने से पहले आप उन वैल्यू को निकालिए कि एक के पीछे क्या नहीं होगा। कहने का मतलब आपको पता है इसके अंदर इतने नंबर भरे गए होंगे, क्लियर है। हमें एक के अपोजिट निकालना है, तो हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं एक के पीछे क्या नहीं होगा। अगर मैं एक की बात करूं तो एक के पीछे कभी 6 और 2 तो नहीं होगा। अगर मुझे एक निकालना है 6 और 2 तो नहीं होगा। रीजन क्या है कि 6 और 2 इसके सामने है। समझ में आ गया। तो अब देखिएगा यहाँ मैंने लिख दिया 2 और 6 इसके पीछे कभी नहीं हो सकता, इससे पता चल गया। तो यानी अब आप एक के पीछे के लिए आंसर निकालने के लिए तैयार हैं। अब एक के पीछे देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी आ जाएगा कि एक के पीछे या तो 3 भी हो सकता है, 4 भी या 5 भी। तो इसका आंसर देखिए 3 फॉर्म में जाएगा, 3 अथवा 4 अथवा 5, और यही इसका आंसर है। तो बस ये चीजें आपको ध्यान में लेके चलना है कि जब भी नॉर्मल डाइस का क्वेश्चन होगा तो उस केस में आपको ये चीज माइंड में लेके चलना है, उसका आंसर हमेशा 3 फॉर्म में ही होगा सिंगल डाइस के केस में। क्लियर है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता चल गया कि एक के पीछे 6 और 2 नहीं होगा, लेकिन एक बच्चा एक के पीछे या तो 3 भी रख सकता है, 4 और 5 भी, लेकिन कौन? तो इसके लिए हम पूरा सुटेबल आंसर नहीं दे सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर आइदर और में दे दिया जाता है। क्लियर है। एज इट इज अगर मैं 6 के भी पीछे बात पूछूं कि 6 के अपोजिट क्या होगा, इसका भी आंसर 3, 4 या अथवा 5 हो सकता है। एज इट इज 2 के पीछे भी बात करूं तो आंसर आपका 3, 4, 5 में चला जाता है। बात समझे। एग्जामिनर आपको ऑप्शन इस तरह से बनाएगा 3, 4, सी में 5 और डी में इस तरह दे देगा 3 अथवा 4 अथवा 5। अगर आपने इन तीनों को सिंगली टच करने की कोशिश की तो आंसर गलत है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मेरा 3 आ रहा है, ऑप्शन में 3 है और यहाँ पे नन दे दिया जाए, देखो यहाँ पे अगर ये नन दे दिया जाए तो याद रखिएगा 3, 4 और 5 को आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि 3 करने का मतलब आपको एग्जैक्ट पता है इसके पीछे 3 होगा। तो यहाँ पे ऐसा कंपलसरी तो है नहीं, तो आंसर नन में दिया जाएगा। अगर आपको आंसर यहाँ पे 3 अथवा 4 अथवा 5 देता तब आंसर ये सही होता, लेकिन अगर नन होता तो अब इन दोनों को टच नहीं करते, आंसर नन में जाता। बात समझ में आया। तो ये था नॉर्मल डाइस का बुकिश सोल्यूशन। अब मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूं, इसका ट्रिक क्या कहता है वो देख लीजिए जरा, देखना। अब इसको ट्रिक से समझिए, ट्रिक क्या कहता है। अब यहां पे देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन 1 से पूछता या फिर 2 से पूछता अथवा 6 से पूछता तो आंसर देखिएगा आपके पास क्या आंसर था, 3, 4 और 5, यही कुछ था। देखना, चाहे 1 से पूछू, 6 से पूछू, 2 से पूछू, आंसर सेम जाता। तो यहीं से हमारे पास एक ट्रिक बन के तैयार होगा, क्योंकि आपको पता है कि डाइस के केस में हमारे पास 6 सरफेस होता है, जिसमें से 3 सरफेस दिखाई देता है सिन, और 3 सरफेस दिखाई नहीं देता है, उसे अनसिन कहते हैं। तो ये नंबर जो दिखाई दे रहा हो डाइस में उसे सिन नंबर कहते हैं, यानी दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला। याद रखना, ये आपके 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं तो ये सिन नंबर है। तो अब दूसरे नंबर को देखिएगा, ये सारे अनसिन नंबर हैं, अनसिन नंबर कर दिए, अनसिन नंबर्स, ये ना दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला। तो इसी से आपका ये ट्रिक बनके तैयार हो गया कि जब आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्मल डाइस का, तो अब देखिएगा, अब इतना पार्ट हमें करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये वाला पार्ट हमें करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको चेक करना है कि दिया गया डाइस है, आप चेक कर लेंगे 6 और 1 साथ, सीधा पता चल गया कि डाइस हमारे पास नॉर्मल है। और उसके बाद चेक करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिन नंबर से पूछा गया है, तो आप 1 नंबर को देखेंगे, डाइस में दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे जितने भी अनसिन नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा है उन सबको लिख दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो देखिएगा जरा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखना 4 है, 3 है और 5 है। क्लियर। अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा, तो हम डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं। पहला काम हमारा क्या है कि इस डाइस को चेक करना है। चेक करेंगे कैसे कि इस नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है। देखिएगा 5, 4, 9, 5, 3, 8, 4, 3, 7, 25 से पता चलेगा 4 और 3, 7 है, पता चला डाइस नॉर्मल है। याद रखिएगा, सिंगल डाइस के केस में स्टैंडर्ड और नॉर्मल को चेक करना कंपलसरी होता है, अगर ऐसा नहीं करते तो आंसर गलत हो जाएगा। जैसे पता चला 4 और 3, 7 है, डाइस क्या है, नॉर्मल। बुक के अकॉर्डिंग कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हमारे पास ट्रिक क्या है, सिन और अनसिन का। फिर हम चेक करेंगे, डाइस पता चल गया नॉर्मल है, तो अब हम चेक करेंगे कि ये 2 नंबर दिखाई दे रहा है, तो हमने पूरे डाइस को देखा, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसके पीछे फिर क्या लिखा है, अनसिन के पीछे हमेशा सिन नंबर, जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो सब इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। एज इट इज अगर मैं पूछता 3 के अपोजिट क्या, तो अब 3 को चेक करते, क्योंकि ऑलरेडी हमने चेक कर दिया है डाइस नॉर्मल है, तो 3 दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे ना दिखने वाला, दिखने के पीछे या दिखने दिखाई देने वाले नंबर के पीछे ना दिखाई देने वाला, यानी सिन के अपोजिट अनसिन, अनसिन के अपोजिट सिन। बस सिर्फ चेक करना, 3 अब दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे कौन कौन सा नंबर रह गया जो नहीं दिखाई दे रहा है,
1 है, 6 है और 2 है, हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर? आपके बहुत सारे एग्जाम में सिंगल डाइस से बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। तो अब मैंने आपको नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के बता दिया। अब इसके जो क्वेश्चन की वैरायटी हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूं, देखिएगा उससे आंसर बन जाएगा। और याद रखिएगा डाइस के केस में हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लॉजिकल के किसी भी पार्ट में, मैं आपको पूरा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट कराऊंगा, उसमें आपको किसी भी पार्ट में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग के पार्ट में होता है। देखिएगा अब मैं कुछ मोड ऑफ क्वेश्चन बनाता हूं जो एग्जामिनर सिंगल, नॉर्मल और स्टैंडर्ड से पूछते हैं। देखिए इसका आंसर आप बताएंगे, क्योंकि यहां से 4 तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3। बस ये ध्यान में रखना कि सिंगल डाइस के केस में इसे आइडेंटिफाई करना कंपलसरी होता है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, इसे मैंने डाल दिया 6, 1, 5, इसमें डाल दिया 6, 5, 3, इसमें डाल दिया 4, 5, 2, इसमें डाल दिया 4, 5, 1। और इसमें मैंने पूछ लिया आपसे कि 4 के अपोजिट बताइए, इसमें पूछ दिया मैंने आपको 4 के अपोजिट बताइए, इसमें भी पूछ दिया आपको 4 के अपोजिट बताइए, और इसमें भी पूछ दिया मैंने 4 के अपोजिट बताइए। 1 मिनट, हाँ ठीक है, चलिएगा। मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि एक एग्जामिनर जितने तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकता था, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब ये कुछ थे, क्योंकि उनके 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो सिन नंबर से या अनसिन नंबर से, और सिन अनसिन को स्टैंडर्ड से भी और नॉर्मल से भी बनाया जा सकता है। वही चीजें मैंने यहाँ दे दिया। अब ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चंस में इस तरह से बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। याद रखना, अब इसे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, हम इसे देख के सॉल्व करेंगे। हमारा पहला काम क्या है कि क्वेश्चन को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंगल डाइस से है, सॉरी स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है। उसके लिए मैंने आपको 2 आईडी बता दी, तो डायरेक्ट बनाने की कोशिश मत करना। हम चेक करेंगे, सीधा मान लिया जाए ये स्क्रीन में आपका क्वेश्चन, आंसर बताना है आपको। नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप चेक करेंगे। 6, 5, 11, 5, 1, 6, 6 और 1, 7। सामने 7 आ गया, 7 सामने आता यानी कि नॉर्मल डाइस है। और नॉर्मल डाइस का ट्रिक क्या है? सिन अनसिन। अब देखिएगा 4 को चेक करें, हमें पता चल गया 6 और 1, 7, तो पता चल गया डाइस नॉर्मल है, डाइस है। सिंपल सा, स्पीड भी करने की कोशिश कीजिए। तो 4 दिखाई दिया, इसके पीछे क्या रूल लगता है? सिन अनसिन का रूल लगता है। 4 दिखाई दे रहा है? नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनसिन नंबर के पीछे सारे सिन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर इस डाइस को चेक कीजिए, 6, 5, 11, 5, 3, 8, 6, 3, 9, यानी 7 कहीं पर भी सामने नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? डाइस स्टैंडर्ड डाइस है। और इसका रूल हमें पता है, 1, 6, 2, 5, 4, 3 का। तो उस रूल के अकॉर्डिंग 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? आंसर 3, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। चेक करके हमने देख लिया, क्योंकि कहीं से 7 नहीं आया। तीसरे की बात करें तो देखिएगा, 4, 2, 6, 5, 2, 7, इन्हीं दोनों से 7 आ गया, और जैसे 7 आया पता चल गया डाइस नॉर्मल डाइस है। फिर सिन अनसिन का रूल यहाँ हमें लगाना है। क्लियर है? तो आप चेक करेंगे, 4 दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। तो ना दिखाई देने वाले नंबर के पीछे ना दिखाई देने वाला सारा नंबर आ जाएगा। यानी अब इसके पीछे ना दिखाई देने वाला क्या क्या बच गया? देखना, 1 हो गया, 6 हो गया, और 3 हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। समझ में? इस केस में बात करें तो फिर से चेक कीजिए पहले, डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है, क्योंकि तभी हम ट्रिक लगा सकते हैं। और दो मैंने दोनों के लिए ट्रिक बना दिया, 1, 6, 2, 5, 4, 3 का स्टैंडर्ड के लिए, सिन अनसिन का नॉर्मल के लिए। तो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है इसकी आइडेंटिफिकेशन को। 4, 1, 5, 5, 1, 6, 5, 4, 9, यानी कहीं से भी सामने 7 नहीं आया, और 7 सामने नहीं आने का मतलब है स्टैंडर्ड डाइस। फिर पूछा गया 4 दिख रहा है, तो आंसर हमारा 3 चला जाता, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का रूल कहता है कि अपोजिट और सामने के जो सरफेस है उससे बनाना चाहिए। तो ये आपके पास मैक्सिमम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था जो सिंगल डाइस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हमें बस एक ही चीज करना है कि डाइस को आइडेंटिफाई करना, और उसके साथ जो मैंने ट्रिक बताया उसे यूज कर लीजिए। फिर अभी मैंने क्या कहा, इसमें हमारे पास 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने सिंगल देख लिया, अब आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम डबल की बात करेंगे, फिर हमारे पास मल्टी होगा, और चौथा हमारे पास ओपन की बात करेंगे। और आज के डेट में हमारे पास इन तीनों से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो सिंगल का वेटेज है, लेकिन इन तीनों का काफी ज्यादा वेटेज, यहाँ डबल, मल्टी और ओपन सबसे ज्यादा। इस बार के टर्म्स की बात करूं तो ओपन से काफी क्वेश्चन पूछे गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डबल डाइस से इसे पढ़ना चालू करेंगे। थैंक यू।